आज आपका नया चैप्टर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं और इनके कैरेक्टर्स क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इन डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से पूर्व वाली कक्षा में उपस्थित होता हो तो उन्हें जो है संक्रमण तत्व कहते हैं। या हम क्या कह सकते हैं, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम से पहली कक्षा में यदि प्रवेश करता हो, यानी उन्हें पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है, में प्रवेश करता हो तो उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अंतिम से पहली कक्षा में प्रवेश जो इलेक्ट्रॉन करता हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन, इस चीज को हम पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं। पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है। यानी इसे सामान्य रूप से हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिनकी धरातल अवस्था में रासायनिक रूप से महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थित आयनों में डी ऑर्बिटल अपूर्ण पाए जाते हैं। ये दूसरी परिभाषा होगी इसकी, डी ऑर्बिटल अपूर्ण पाए जाते हैं। आवर्त तालिका में स्थान, यानी डी ब्लॉक का आवर्त तालिका में स्थान कैसे है? सबसे पहले आवर्त तालिका में सबसे पहले दो ग्रुप जो हैं, यानी पहला और दूसरा, ये दो ग्रुप एस ब्लॉक के लिए निर्धारित होते हैं। इसके बाद 10 ग्रुप, यानी 10 ग्रुप ये डी ब्लॉक के लिए निर्धारित होते हैं। इसके बाद 13 से लेकर और 18 तक ये पी ब्लॉक के लिए निर्धारित होते हैं। यानी अगर यहाँ पर गौर से देखा जाए तो डी ब्लॉक के तत्व जो है वो एस और पी ब्लॉक के तत्व के बीच में आवर्त तालिका में इनका स्थान रखा गया है और इनका जो कुल वर्गों की संख्या है वो 10 है। इनका मान 3 से लेकर और 12 तक होता है। संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण। संक्रमण तत्वों के वर्गीकरण के लिए, यानी इनका विभाजन जो किया गया है, उसके लिए 4 सीरीज बनाई गई है। 3D, 4D, 5D और 6D। 3D, 4D, 5D और 6D। 3D के अंतर्गत परमाणु क्रमांक 21 से लेकर और 30 तक के तत्व हैं। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर और 30 तक के तत्व हैं। 4D में परमाणु क्रमांक 39 से लेकर 48 तक के तत्व हैं। 5D के अंदर परमाणु क्रमांक 57 और तथा 72 से लेकर, एक तो 57 हो गया, उसके बाद 72 से लेकर 80 तक के तत्व हैं। 5D के अंदर परमाणु क्रमांक 89, 89, ये तो 89 हो गया, और उसके पश्चात 104 to 112, 104 to 112 यहाँ तक रखा गया है। यानी कुल मिलाकर 4 सीरीज रखी गई हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। 3D के अंदर परमाणु क्रमांक 21 to 30, 4D के अंदर 39 to 48, 5D के अंदर 57 एंड 72 to 80 एंड 6D के अंदर जो है वो 89, एक तो 89 हो गया, और 104 to 112। आपके यहाँ पे जो है कि वो केवल 3D श्रेणी के तत्व हैं,
केवल 3D श्रेणी के तत्व आपके यहाँ पे आता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके यहाँ पे केवल 3D श्रेणी के तत्व हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लिखेंगे ऐसे: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29 एंड 30। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ऐसे: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2। आफ्टर रीअरेंज करके हम इसे ऐसे लिखेंगे, यानी 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन वैसे ये होना चाहिए 4s2 3d1 d1, लेकिन आफ्टर रीअरेंज करके जब हम इसे सीक्वेंस के रूप में लिखते हैं तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 3d1 4s2। 22 ज्यों का त्यों, यहाँ पे 3d2 आ जाएगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। 23 सारा ज्यों का त्यों, यहाँ पे 3d3 आएगा और यहाँ पे 4s2। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 3d4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3d5 और 4s1। ये बताऊंगा मैं ये क्यों होता है। 3d5 4s2, इसमें सारा ज्यों का तो 3d6 4s2, सारा ज्यों का तो 3d7 4s2, सारा ज्यों का तो 3d8 4s2। यहाँ पे भी एक अलग चेंज होगा, ये 3d10 और 4s1 और ये भी 3d10 और 4s2। अब यहाँ पे ये 24 और 29 ये दो चीज़ें आती हैं। इन दो चीज़ों, प्रत्येक तत्व अपने आप को रासायनिक रूप से स्टेबल करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक तो अर्धपूर्ण अवस्था, अर्धपूर्ण अवस्था इलेक्ट्रॉन के लिए, और एक पूर्ण अवस्था, पूर्ण अवस्था। अर्धपूर्ण अवस्था में जैसे 3D के लिए ही अगर हम ये करें तो 3d4 क्रोमियम के लिए 3d4 आना चाहिए और यहाँ पे 4s2 ये। लेकिन अर्धपूर्ण अवस्था जो अधिक जो स्टेबल होती है वो 3d5 स्टेबल होती है। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक अट्रैक्शन के कारण एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के इसके अंदर पहुँच जाता है और ये स्टेबिलिटी ग्रहण कर लेता है, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। यही कंडीशन एक कॉपर के अंदर होगी। ये 4s2 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3d9, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके अंदर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे 3d10 हो जाएगा और यहाँ पे 4s1। ये अर्धपूर्ण अवस्था तथा पूर्ण अवस्था के कारण जो स्टेबिलिटी आती है उसके कारण ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम 24 का याद रखना है और आपको कॉपर 29 का। संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण। संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, सबसे पहला परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या सामान्यतः एक विशिष्ट श्रेणी में संबंधित
संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। परमाणु त्रिज्याओं में कमी श्रेणी के मध्य में के बाद थोड़ा सा कम हो जाती है। यानी परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा, एक ही सीरीज के अंदर परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा, उसकी परमाणु त्रिज्या जो है वो छोटी होती चली जाएगी। गलनांक तथा क्वथनांक। संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक अपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की तुलना में काफ़ी अधिक होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जैसे मान के चले फर्स्ट ग्रुप था, पहले फर्स्ट ए तथा फर्स्ट बी दो भागों में विभाजित किए गए थे, जैसे लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। यानी 1, 2, 3 तीसरे जो आवर्त के तत्व हैं वे सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। यानी फर्स्ट को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, फर्स्ट ए तथा फर्स्ट बी। इसमें कॉपर है, एजी है, एयू है, इस तरीके से। तो ये जो है ये फर्स्ट बी के हैं। ये जो है इनकी तुलना में इनके जो गलनांक है यानी फर्स्ट बी के जो गलनांक है वो ऊंचे होते हैं, काफ़ी अधिक होते हैं। गलनांक आरंभ में अधिकतम मान तक बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्रमिक रूप से घटते हैं, क्रमिक रूप से घटते हैं। आगे नंबर 2, धात्विक तथा जालक। धात्विक तथा जालक संरचनाएं। लगभग सभी संक्रमण तत्व धात्विक गुण जैसे धात्विक चमक, धातुवर्धनीयता, उच्च तन्य शक्ति, उच्च ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता को प्रदर्शित करते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक भी काफ़ी अधिक होते हैं। लगभग सभी संक्रमण धातुओं में HCP, CCP यानी या BCC जालक पाए जाते हैं। HCC और BCC ये जालक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा जो है डी ब्लॉक के सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक और पी ब्लॉक के तत्वों से कम होता है। बीच में रखे हैं, एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक और पी ब्लॉक के तत्वों से कम होता है। आक्सीकरण अवस्थाएं। डी ब्लॉक वैकेंट होने के कारण, पूर्ण रूप से रिक्त नहीं, लेकिन डी ब्लॉक की रिक्तता के कारण ये सभी तत्व वेरिएबल आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यानी एक से अधिक आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, एक से अधिक आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। कुछ एक अपवाद को छोड़कर अन्य सभी ये सभी तत्व परिवर्ती यानी वेरिएबल आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे कॉपर CuCl2 +1 तथा +2 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार FeCl2, FeCl3, Fe+2 और Fe+3 फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड ये भी दो प्रकार की आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्रोमियम 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार की आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, यानी +2, +3, +4, +5 और +6। मैग्नीज +2, +3, +4, +6 और +7 प्रकार की आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। अगला, रंगीन आयनों का निर्माण। संक्रमण धातुओं के अधिकतर यौगिक जलीय विलयन में और ठोस अवस्था में भी रंगीन होते हैं। यह S तथा P ब्लॉक के तत्वों के यौगिकों के विपरीत होता है, क्योंकि वे सामान्यतः रंगहीन होते हैं। इसका मुख्य कारण है संक्रमण धातु आयनों का रंगीन होना स्प्लिट d ऑर्बिटल में dd संक्रमण के कारण होता है। dd संक्रमण के कारण
होता है। इस प्रक्रम को आप यही याद रखें, डी संक्रमण के कारण होता है। चुंबकीय गुण, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अनुचुंबकीय, वे पदार्थ जो चुंबकीय अक्षेत्र में आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और यह व्यवहार अनुचुंबकत्व कहलाता है। कोई पदार्थ अनुचुंबकीय व्यवहार तभी प्रदर्शित करता है जब उसके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हों। अनुचुंबकीय व्यवहार केवल तभी प्रदर्शित करता है जब उसके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हों। प्रतिचुंबकीय, वे पदार्थ जो चुंबकीय अक्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी कोई भी पदार्थ सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने की दशा में, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने की दशा में प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अनेक संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसका मुख्य कारण है n-1 d ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। n-1 d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, यानी d के अंदर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसके कारण होता है। उत्प्रेरकीय गुण, अपनी वेरिएबल वैलेंसेज यानी परिवर्तित संयोजकता होने के कारण जो वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण प्रदर्शित की जाती है, वेरिएबल वैलेंसेज होने के कारण ये अधिकतर तत्व जो है वो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जटिल यौगिकों का निर्माण, संक्रमण धातु और आयन एक बड़ी संख्या में जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इन यौगिकों में संक्रमण धातु आयन उन ऋण आयन यानी संक्रमण धातु आयन, इस डी ब्लॉक के अंदर से कोई भी धातु आयन उन ऋण आयन यानी नेगेटिव आयन तथा उदासीन अणुओं के साथ संयोग करता है जिनमें एक या एक से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हों। केंद्रीय संक्रमण धातु आयन से जुड़े ऋण आयन तथा उदासीन अणुओं को जो इनसे जुड़े रहते हैं, इन डी ब्लॉक के से जो ऋण आयन और उदासीन अणु जुड़े रहते हैं उन्हें हम लीगेंड कहते हैं। प्रत्येक लीगेंड उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। जैसे आदि। मिश्र धातु, संक्रमण धातु आपस मिश्र धातु कहते किसे हैं? जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, समांगी विलयन बनाते हैं, तो इसे जो हम मिश्र धातु कहते हैं। संक्रमण धातु आपस में संयोग करके कई प्रकार के मिश्र धातुओं का निर्माण करता है। नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोक्योमेट्रिक यानी अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाना। संक्रमण धातुओं में अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। संक्रमण धातुओं में अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे फेरस ऑक्साइड में Fe जो है वो 1 और O1 होता है, लेकिन जब इसका आकलन किया जाता है, गणनात्मक आकलन किया जाता है, तो Fe 0.91% रहता है और ऑक्सीजन 1% रहता है। एक इसमें पॉइंट पहले छूट गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सामान्य सूत्र होगा वो n-1 d
1,2,10 NS1,2,2 ये डी ब्लॉक के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र होता है। ये समाप्त हो गया।